कर रहा है, ठीक है ना, ट्रोल कर रहा है, दैट मीन्स ट्रोलिंग, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या है ट्रोलिंग, है क्या एक्चुअल में, हम लोग जान लेते हैं कि ट्रोलिंग है क्या। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रोलिंग, डिस्कस द एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू इट, उससे नैतिकता के मुद्दों पर इसके चर्चा कीजिए, ठीक है ना, क्लियर। इंटरनेट की दुनिया में ट्रोल का मतलब है उन लोगों से होता है जो किसी भी मुद्दे पर चल रही चर्चा में क्या हो जाते हैं, कूद जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। मतलब उनका संबंध उस मुद्दे से नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या करेंगे, इंटरप्ट करेंगे। आप अगर किसी मुद्दे में, ठीक है ना, है नहीं, इंटरप्ट कर गए तो आप क्या करोगे, केवल और केवल उस मुद्दे को क्या करोगे, भ्रमित करोगे। यही तो होगा कि मतलब हम राह से भटकाव के लिए आए हैं, ठीक है ना, क्लियर। जैसे दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है ना, दो लोगों में कन्वर्सेशन चल रहा है, तभी तीसरा बोल दे, इंटरप्ट कर दे, तो इसका मतलब क्या कि वो क्या कर रहा है, वो कुछ इंटरप्ट करके मैटर से भटकाना चाहता है, यही ना। सेम मुद्दा ये ट्रोल का है, ठीक है ना। चीज ये है कि किसी भी मुद्दे पर चर्चा चल रही है और उसी पे लोग कूदना शुरू कर देते हैं। कूदना शुरू करने का मतलब क्या, ट्रोल करते हैं, कमेंट करते हैं। ये ट्रोल क्यों, और आक्रामक, अनर्गल व भड़काऊ बातों से विषय को क्या कर देते हैं, भटका देते हैं, ठीक है ना। मुद्दा कुछ और चल रहा था और क्या कर दिया, अनर्गल बातों से, भड़काऊ बातों से क्या कर दिया, मुद्दे को मोड़ दिया, ठीक है ना, विषय ही बदल गया, ठीक है ना। हमने डाला था कोई सोशल मीडिया पे ऐसी चीज जिसका पॉजिटिव इफेक्ट आता, किसी ने निगेटिव बातें करके उसको क्या कर दिया, दिशाहीन कर दिया, मतलब दिशा को बदलाव कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक। ये जो भड़काऊ बात है, अनर्गल बात है, दैट पर्टिकुलर इज कॉल्ड एज ट्रोलिंग। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रोलिंग कह रहे हैं, ठीक है ना, यही ट्रोलिंग है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है पाठकों की भावुक प्रतिक्रिया, ठीक है ना, जो उनके इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, और उत्तेजना को जन्म देना ताकि वो आक्रामक हो जाए, ठीक है ना। आक्रामक भावनात्मक प्रतिक्रिया की आड़ में मुख्य मुद्दे क्या हो जाए, खो जाए या गौड़ हो जाए, ठीक है ना, क्लियर, हल्के पड़ जाए, ठीक है ना। जो मुख्य मुद्दा था पता चला वो हट ही गया या हल्का पड़ गया, दूसरा मुद्दा छा गया, ठीक है ना, क्लियर। ये ट्रोल होता है। अब आगे आइए, वर्तमान समय में ट्रोलिंग ने कई नैतिक चिंताओं को क्या किया है, जन्म दिया है। ट्रोलिंग एक प्रकार की वैचारिक हिंसा है, इस पॉइंट को अंडरलाइन करिएगा, ठीक है ना, क्लियर। ये क्या है, वैचारिक हिंसा है। भाई किसी के मन में विचार आया, ठीक है ना, दुर्भावना आई, ठीक। जब तक दुर्भावना नहीं होगी तब तक वो किसी मुद्दे में कूदेगा नहीं, भड़काऊ बात नहीं करेगा, अनर्गल बात नहीं करेगा। इसका मतलब है कि उस मैटर पे उसका क्या है, दुर्भावना है, और दुर्भावना की वजह से ही ये क्या है, वैचारिक हिंसा आ रही है, ठीक है ना, क्लियर। जिसके प्रभाव को कमतर आंकना एक बड़ी भूल होगी, ठीक है ना, क्लियर। भाई सोशल मीडिया है, आप खुद देखो, अगर किसी मुद्दे पे बात चल रही है, कोई टपका तो उस पर दो और टपकेंगे, फिर चार और टपकेंगे, और ये एक श्रृंखला रूप में बवाल छिड़ जाएगा, होगा। पता चला जो मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा कहीं और जाने लगा, उस पर कमेंट्स आने शुरू हो गए, ठीक है ना, क्लियर। सोशल मीडिया पर अश्लील कमेंट करना तथा किसी निजी जिंदगी पर भद्दी टिप्पणी करना आज आम चलन सा हो गया है, उस पर कोई रोक है नहीं, ठीक है ना, कोई भी, एवरीवन फ्री फॉर दैट, ठीक है ना, फ्री है, कुछ भी कह सकता है, ठीक है ना। केवल और केवल ये क्या है, वैचारिक हिंसा है, ठीक है ना। आगे आइए, आज सोशल मीडिया की पहुंच व प्रभाव संचार के किसी अन्य साधन से अधिक है। जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया हम लोग क्यों रख रहे हैं, दैट वन इज अ पर्टिकुलर, इज द बेस्ट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन, किसके लिए, संचार का, ठीक है ना, एक दूसरे से अपनी बात रखने का,
एक से दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है, ठीक है ना, और सरल माध्यम है। एक समय भाई सोशल मीडिया को बढ़ावा क्यों मिला? जहां किसी चीज का अभाव होता है उसी चीज से, अभाव से ही, ठीक है ना, आवश्यकता की पूर्ति होती है। समझते हैं कि नहीं? ठीक, जैसे पहले समय में क्या था? पहले समय में डाक था चिट्ठियां पता चला 45 दिन बाद पहुंच रही हैं। आज क्या है? इंटरनेट, एक क्लिक किया तुरंत व्हाट्सएप से वहां पहुंच गया, ठीक है ना, इंटरनेट पे गया, फेसबुक पे अपने मैसेज को ठीक कन्वे कर दिए, और एक नहीं, एक साथ कईयों के पास आपने कन्वे कर दिया, ठीक है ना, मास मैसेजिंग कर दी, ठीक है ना। तो ये आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना, तो इस आवश्यकता को दूर करने के लिए सोशल मीडिया आया। अब सोशल मीडिया आ तो गया एक अच्छे उससे कि आप मैसेजिंग करोगे, आप अपने विचार व्यक्त करोगे, लेकिन पता चला कोई उसी में इंटरप्ट करके आपके विचार को क्या कर दे? दुर्विचार में बदल दिया, ठीक है ना, मुद्दे से आप क्या हो गए? हट गए, ठीक है ना, क्लियर? वही चीज है। फिर जहां एक सोशल मीडिया आम जन को ताकतवर ठीक बनाया है, वहीं ट्रोल्स ने इसकी विश्वसनीयता पर क्या कर दिया है? प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, ठीक है ना, क्लियर? ट्रोल्स ने इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह। इसके अतिरिक्त ट्रोलिंग के क्रम में महिलाओं पर की जाने वाली अश्लील व भद्दी टिप्पणी ने भी समाज में नैतिक मानकों को क्या कर दिया है? भाई जाहिर सी बात है, ठीक है ना, किसी की तस्वीर लगी है, आज हर कोई स्वतंत्र है, ठीक है ना। एक हमारा आर्टिकल 19 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। अब उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यहां क्या है? दुरुपयोग है, ठीक है ना। ट्रोलिंग भी उनमें से एक है जो नैतिक हनन को दिखाता है, ठीक है ना, क्लियर? नैतिक समाज में नैतिक क्षरण हो रहा है, इस चीज को क्या करता है? दृष्टिगत करता है, ठीक। आगे आइए, अगला प्रश्न हमारा है किस पे? मॉब लीचिंग पर। मॉब लीचिंग यानी भीड़ हत्या पर, ठीक है ना, क्लियर? भीड़ हत्या, मॉब लीचिंग एक सभ्य व नैतिक समाज के लिए कलंक है। मॉब लीचिंग रिमेन्स अ स्टिग्मा फॉर अ सिविलाइज्ड एंड एथिकल सोसाइटी। कमेंट करिए, ठीक है ना, क्लियर? ये क्या है? हाल के वर्षों में भीड़ ने, देश में भीड़ ने मॉब लीचिंग या भीड़ हत्या के रूप में अपने विभत्स अमानवीय रूप को कई बार दिखाया है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि मॉब लीचिंग का मतलब क्या? कि भीड़ एकत्रित हुई, ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई ड्राइवर है, बस लेकर के जा रहा है, ठीक है ना, अचानक से कोई व्यक्ति जो है उसके चपेट में आ गया, बस के चपेट में आ गया, ठीक है ना। ड्राइवर की गलती भी नहीं है, हल्की सी गलती है कि उसका थोड़ा ध्यान भटका, और लेकिन उसने कंट्रोल किया, ठीक है ना, वो व्यक्ति बच भी गया। लेकिन भीड़ या समूह ऐसा है कि वो भड़काने पे चलते हैं, ठीक है ना, वहां वैचारिक संबंध नहीं रहते हैं, ठीक, और एक श्रृंखला सी बनी और फाइनली एक गलत रूप या विभत्स रूप क्या ले लेता है? जनरेट कर जाता है उस जगह, ठीक है ना। तो यही क्या है? ये भीड़ हत्या है, ठीक है ना। यहां क्या है? अमानवीय रूप को कई बार दिखाया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार करते हुए देश व समाज की साख को गहरे स्तर पर क्या किया है? दुष्प्रभावित किया है। जैसे एक सभ्य, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी समाज में विधि व न्याय को सुव्यवस्थित मशीनरी मौजूद होती है। जाहिर सी बात है, आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी को सजा दें, ठीक है ना, खासकर ऐसी सजा, ठीक है ना, जो मृत्यु तक पहुंचा रही है, ठीक है ना। भाई आप किसी को जन्म नहीं दिए हैं तो मृत्यु कैसे पहुंचा सकते हैं? किसने अधिकार दे दिया? जब आपने बनाया नहीं, ठीक, तो आप कैसे उसे मृत्यु दे सकते हो? ठीक है ना, क्लियर? इसको करने के लिए हमारे समाज में कानून बने हैं, नियम बने हैं, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत हम सभी को चलना है, और यही हमारी नैतिकता कहलाती है, ठीक। आखिर कानून समाज में क्यों बने हैं? किसके लिए बने हैं? नैतिकता के पालन हेतु बने हैं, ठीक है ना, क्लियर? तो ऐसी स्थिति में भीड़ द्वारा अपनी मनमर्जी से न्याय व दंड तय कर लेना एक अराजक स्थिति को क्या कर रहा है? दर्शाता है, ठीक।
भीड़ हत्या की ये घटनाएं समाज की एकता, अखंडता व विविधता के लिए गंभीर रूप से क्या है, घातक है। समाज में एक अजीब, ठीक, भय का माहौल उत्पन्न करती है और हमें पुरातन बर्बर परंपराओं की याद दिलाती है। ठीक है ना, क्लियर। जैसे पुराने समय में क्या थे कि कई राजा, क्या था, साम्राज्य विस्तार की चाहत रहती थी। पुराने समय में क्या होता था, साम्राज्य विस्तार की चाहत रहती थी। अब साम्राज्य विस्तारीकरण के पे अग्रसर जो राजा रहते थे वो क्या करते थे, इस तरह की घटनाएं होती रहती थी। ठीक है ना, मार काट करके, कोई भी नियम कानून नहीं और आगे बढ़ना, केवल साम्राज्य को विस्तारित करना अपने। ठीक है ना, क्लियर। तो वही पुराना भय जो परंपराएं थी वो याद दिला देता है। आगे दिया है, भीड़ द्वारा संपादित ये घटनाएं इसलिए भी अत्यधिक चिंताजनक हैं क्योंकि इनको प्रेरित करने वाले कारक व उद्देश्य क्या है, दूषित है। ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या कि देखिए होता क्या है कि अनुसरण एक को देख करके दूसरा प्रेरित होता है, दूसरे को देख करके तीसरा प्रेरित होता है। जैसे कि हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आप किसी मंदिर में गए, ठीक, आपके 4 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त ने भिखारी को क्या दिया, दान दिया। ठीक है ना, कुछ पैसे पकड़ा दिए, दूसरे ने भी उसका अनुसरण किया, तो निश्चित रूप से 95% चांसेस ऐसे बनते हैं कि आप भी वो अनुसरण करेंगे। ठीक है ना, क्लियर। सेम वही चीज यहां ये है कि समाज में अगर किसी ने एक गलत काम किया, आज दूसरे ने गलत किया, तो आगे की भी क्या मानसिकता बनती है, वही। ठीक है ना, क्लियर। तो ये अनुसरण करना, प्रेरणा, और प्रेरणा कहां से आती है, इन्वायरमेंट से आती है, माहौल से आती है। आप माहौल, जिस माहौल में रह रहे हैं, जैसे पढ़ाई, कहा भी जाता है कि एनवायरमेंट अफेक्ट्स। ठीक है ना, मतलब जिस तरह का माहौल है वो प्रभाव डालता है। ठीक है ना, वो प्रभाव डालता है। आप अच्छे विद्यार्थियों के साथ रह रहे हैं तो अच्छा बनेंगे, निश्चित रूप से आपको अच्छा बनने की चाह आएगी। पता चला आप हमेशा ऐसे विद्यार्थियों के साथ रह रहे हैं जो क्या हो रहे हैं, रोज मारकाट कर रहे हैं, चौराहे पे बवाल कर रहे हैं, वार्म ब्लडेड हैं। ठीक है ना, हालांकि वार्म ब्लडेड अलग होता है। ठीक है ना, कोई बताएगा वार्म ब्लडेड क्या होता है, हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल कौन है? हु आर वार्म ब्लडेड एनिमल? गरम खून वाले, जिनका खून उबाल कर रहा है, चौराहे पे मार कर रहे हैं। हाँ, फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन होते हैं बताइए? परिस्थितियों के, बिल्कुल, ठीक है ना, अनुकूलता। यहां वर्ड होना चाहिए क्या, अनुकूलता। दे अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ठीक है ना, दे अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, जो अपने को तापमान के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से बदल लें, वो वार्म ब्लडेड है। ठीक है ना, क्लियर। इस उन्हीं को कहा गया है, उन्हीं को कहा गया है होमियोथर्मल एनिमल। क्या कहा गया है, होमियोथर्मल। ठीक है ना, क्लियर। और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनके लिए अलग ही माहौल होता है। जैसे मछली, मछली है, मछली को आप क्या कह दिए कि आज एपीएन कॉलेज में अखिल भारतीय मछली सम्मेलन है, आ जाओ, आ जाएगी? नहीं आएगी। ठीक है ना, आप दूसरा आ जाइए, एम्फीबियंस, मेढक, मेढक को ही कह दो कि आज भाई मेढक सम्मेलन है, आ जाना, आएगा? नहीं आएगा। ठीक है ना, क्लियर, नहीं आएगा। उसके लिए अलग एनवायरनमेंट है। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में कौन आते हैं, सरीसृप। अगर वो है, आपने कह दिया कि भाई अखिल भारतीय सर्प सम्मेलन है, आ जाओ, आएगा? नहीं। सबके लिए स्थान निर्धारित है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है। जीवन कहां है, पानी में है। तो मतलब क्या कि वो पानी से हटाओगे आप तो वो रह नहीं पाएगी। मतलब उसके लिए जो अडेप्टेबल कंडीशन है, उपयुक्त वातावरण है, वो क्या है, जल है। ठीक है ना। इसी तरह एम्फीबियंस है, नाम ही है एम्फीबियंस। एम्फी, एम्फी का मतलब होता है उभय, उभय यानी कॉमन, विच इज कॉमन इन बोथ एनवायरमेंट, वाटर एज वेल टेरेस्ट्रियल, एक्वस एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, दोनों में आ रहे हो।
ठीक है ना, जल और थल दोनों में, तो उभयचर, ठीक है ना, दोनों में रह रहे हैं, अलग अलग कंडीशन है, ठीक। ये भी कोल्ड ब्लडेड है, ईटा उठाइए पता चला मेढक कूद रहा है ना, इसको कोल्ड ब्लडेड कह रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद सांप ले लीजिए, सांप भी खुलेआम नहीं रहता है, कहां, कभी बिल में, कभी पेड़ों पे, कहीं छाया अंदर, ठीक, झाड़ियों में, इस तरीके की जगहों पे रहता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, इसके लिए भी अपना क्या है, अलग स्थान है। तो ये तीनों वर्ग जो हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हो गया, चाहे वो पीसीज हो गया, पीसीज यानी मत्स्य वर्ग, चाहे वो आपका एम्फीबियंस हो गया, ये तीनों ही हमारे किसमें आ जाएंगे, कोल्ड ब्लडेड में। और बाकी बर्ड और मैमल्स, स्तनधारी और चिड़िया यानी पक्षी वर्ग, ये दोनों वर्ग हमारे किसमें आएंगे, वार्म ब्लडेड में। क्यों, दे अडेप्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ठीक है ना, ये अपने को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। चलिए, तो वही चीज कहा है कि जैसा माहौल उसी हिसाब से, तो भीड़ भी उसी का क्या कर लेती है, अनुसरण कर लेती है, ठीक। आगे दिया है, भीड़ द्वारा संपादित ये घटनाएं इसलिए अत्यधिक चिंताजनक है क्योंकि इनको प्रेरित करने वाले, देखिए ये कहां से आ रहा है, प्रेरणा से आ रही है। हमने क्या कहा कि आप अगर भिखारी को दान दे रहे हो तो उसको देख करके लोग प्रेरित होंगे, सेम वही उस भीड़ में भी है, ठीक है ना, ऐसे कारक हैं जो प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है ना, इनको प्रेरित करने वाले कारक वह उद्देश्य क्या है, दूषित हैं, ठीक। इसका खतरनाक परिणाम यह होगा कि भावनात्मक स्तर पर भीड़ को भड़काकर विभाजनकारी शक्तियों द्वारा अपना उल्लू सीधा किया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। कई कई घटनाएं ऐसी घटाई जाती हैं जान करके, राजनीतिक स्तर पे भी आपने देखा होगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया है, एक ऐसी अराजक स्थिति को जन्म देगा जिसमें पूरा तंत्र क्या हो जाता है, ढह जाएगा। उपरोक्त चर्चा के आधार पर निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि भीड़ हत्या किसी भी सभ्य समाज के लिए असह्य व कलंक के समान है, ठीक है ना, क्लियर, ये पॉइंट है। इसी से रिलेटेड, भीड़ से ही रिलेटेड, ठीक है ना, एक अलग क्वेश्चन है किस पर, परसुएशन पर। परसुएशन का मतलब क्या, अनुनय, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, क्लियर। अनुनय से रिलेटेड है, कहा है इसमें, समूह भीड़, उपद्रवी भीड़ जैसे विभिन्न विन्यासों में मानव के आचरण पर सामाजिक प्रभाव, ठीक, वह अनुनय के प्रभाव, ठीक, दो प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव और अनुनय के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, ठीक है ना, क्लियर। दिया हुआ है, समूह भीड़ और उपद्रवी भीड़ का आशय एक साथ लोगों की बड़ी संख्या से है, ठीक है ना, बड़ी संख्या है। इनमें अंतर इस तरह के समूह की मंशा और उत्पन्न भावना में है और इस आधार पर है कि वे कैसे या सक्रिय रूप या निष्क्रिय रूप से एक साथ संलग्न हैं, ठीक है ना, क्लियर। जाहिर सी बात है कि आप अकेले किसी काम को अंजाम नहीं दे सकते हो, मॉब का मतलब ही हो जा रहा है क्या, समूह, ठीक है ना, क्लियर। मॉब, मॉब यानी भीड़, भीड़ का मतलब ही क्या है, समूह। अगर आप में यह क्षमता होती कि आप अकेले इस कार्य को कर दोगे, ठीक है ना, तो हत्या जैसी से कार्य तो नहीं होते, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन यहां क्या है, मॉब लीचिंग है, मतलब क्या कि उसी सेम विचार के कई लोग क्या हैं, संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं। वही कहा है यहां कि क्या इस तरह के समूह की मंशा और उत्पन्न भावना में है, इस आधार पर कि वे कैसे एक साथ क्या हैं, जुड़े हुए हैं। भीड़ ऐसी भी हो सकती है जो बचाने का कार्य भी करे, भीड़ ऐसी भी हो सकती है जो केवल मारकाट का काम करे। आप देखिए, धार्मिक उपद्रव होता है, ठीक है ना, धार्मिक उपद्रव होता है, तो धार्मिक उपद्रव में भी क्या होती है, मॉब लीचिंग हो जाती है, होती है, ठीक, क्लियर। समूह एक संगठित व्यवस्था है, ठीक, जो साझा पहचान पर क्या होती है, निर्मित होती है। ये भीड़ या उपद्रवी भीड़ की तुलना में अधिक संगठित तरीके से व्यवहार करते हैं।
इनके संगठित स्वभाव के कारण किसी समूह की समूह चेतना अत्यंत सुसंगत होती है। ठीक है ना, क्लियर। भीड़ निष्क्रिय पर्यवेक्षण रखती है। यह खेल गतिविधियों या तमाशे जैसी घटना विशेष को देखने या संलग्न होने के लिए एक जगह पर क्या होती है, मौजूद होती है। ठीक है ना, क्लियर। उनमें विघटनकारी नकारात्मकता की बजाय सकारात्मकता की ओर झुकाव की प्रवृत्ति होती है। जैसे जो किसी स्पेशल कंडीशंस के लिए हो, जैसे खेल गतिविधियां हो रही हैं, वहां क्या होगा, वहां जो समूह इकट्ठे होंगे वो सकारात्मकता है। मान लीजिए कोई सेमिनार हो रहा है या कोई ऐसा है अध्यात्म की घटनाएं घट रही हैं, मतलब अध्यात्म का कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है ना, या योगा का कोई इस तरह का चल रहा है, तो मतलब वहां भी भीड़ इकट्ठी है, लेकिन वहां कैसा भाव है, वहां केवल सकारात्मक भाव है। ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या होगा कि सामंजस्य, यह दूसरा दिया हुआ है कि उनमें विघटनकारी या नकारात्मकता की बजाय सकारात्मकता की ओर प्रवृत्ति या झुकाव होगा। यह समूह के समान सामंजस्यपूर्ण नहीं होती है, लेकिन सामाजिक रूप से संक्रामक यानी कंटेजियस होती है, अर्थात यह विचारों के तीव्र प्रसार में सहायक करती है। ठीक है ना, मतलब यही कहा है कि भीड़ अगर एक जैसी है, आपको यही मानना है यहां कि भीड़ अगर एक जैसी है तो उसके विचार भी कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे। ठीक है ना, क्लियर। यहां ठीक, एक उपद्रवी भीड़ एक से अधिक हिंसक समूह होने की प्रवृत्ति रखती है। अब यहां किस भीड़ की बात का है, उपद्रवी भीड़। उसमें क्या होगा, एक से अधिक हिंसक समूह, ठीक है ना, क्या होंगे, प्रवृत्ति रखेंगे और किसी विषय में सक्रिय आक्रामकता अथवा विरोध रखती हैं। ये सामान्यतः स्फूर्त रूप से निर्मित होते हैं। एक निष्क्रिय भीड़ आक्रामक उपद्रवी भीड़ में परिणित हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर। मतलब जो भीड़ ये क्या होगी, स्वतः स्फूर्त होगी। ठीक है ना, जैसे आपने देखा था एक स्वतः स्फूर्त, इससे पहले एक जगह आया था वर्ड 1942 में। ठीक है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। आंदोलन कैसा था, स्वतः स्फूर्त था। ये वर्ड वहीं आया था, देखा होगा, पढ़े होंगे आप लोग। आंदोलन कैसा था, स्वतः स्फूर्त था। ठीक है ना, वहां भी क्या था, भीड़ था। वहां भी क्या था, भीड़ था। वहां भी क्या था, उपद्रव था, लेकिन उस उपद्रव का भाव कैसा था, सकारात्मक था। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन यहां मॉब लीचिंग में उपद्रव का जो भाव रहेगा वो कैसा रहेगा, नकारात्मक रहेगा। ठीक है ना, नकारात्मक रहेगा। भीड़ हमेशा स्वतः स्फूर्त ही होती है। ठीक है ना, स्वतः स्फूर्त का मतलब क्या है, स्वतः स्फूर्त का यहां मतलब है जो उत्पन्न प्रेरणा है, जो प्रेरित कर रही है। ठीक है ना, जैसे अगर आप योगा की क्लास में हो, भीड़ है, एक आदमी क्या कर रहा है, योगा अच्छा कर रहा है, तो दूसरा भी देख करके प्रेरित होगा, वो भी क्या करेगा, करने लगेगा। करेगा कि नहीं करेगा, ये स्वतः स्फूर्त होती है। भीड़ जहां भी होगी क्या होगी, स्वतः स्फूर्त। मतलब क्या, किसी भी प्रेरणा को अपनाने की क्षमता रखना, यही स्वतः स्फूर्तपन है। ठीक है ना, यही स्वतः स्फूर्त नेचर है। ठीक है ना, क्लियर। और इसी को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, कंटेजियस कह दे रहे हैं। यहां जो कंटेजियस, संक्रामक, सामंजस्यपूर्ण, कोहेसिव। ठीक है ना, कोहेसिव आप जान रहे हैं कि कोहेसिव क्या होता है, कोहेसिव इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। पढ़े हैं कि नहीं, कोहेसिव फोर्स पढ़े होंगे, कोहेसिव एंड अडहेसिव फोर्स। ठीक, कोहेसिव ससंजक और आसंजक बल, एडहेसिव यानी आसंजक और ससंजक यानी, ठीक, क्लियर, समान लोगों में जो अट्रैक्शन बल काम करता है वही कोहेसिव होता है। ठीक है ना, तो भीड़ के बारे में भी क्या कहा है, कोहेसिव। ठीक है ना, संक्रामक, कंटेजियस। ठीक है ना, तुरंत फैलने वाला। कंटेजियस डिजीजेस होती हैं कि नहीं होती हैं, डिजीज है, कोई भी कंटेजियस डिजीज हो गई तो वो क्या होती है, फैलने लगती है। तो यहां फैलना कैसा है, स्वतः स्फूर्त है।
ठीक है ना, मतलब क्या, प्रेरित है, सेल्फ इंड्यूस्ड है, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। आगे आइए, एक उपद्रवी भीड़ एक से अधिक, ठीक, ये हम लोग पढ़ चुके। आगे आइए, सामाजिक प्रभाव और अनुनयन पर। सामाजिक प्रभाव का मतलब इस पे क्या, सोशल इफेक्ट, और अनुनय का मतलब क्या, पर्सुएशन, ठीक है ना, क्लियर। जानिए, सामाजिक प्रभाव का अर्थ है कि कोई भी गैर निग्रही तकनीक, उपकरण, प्रक्रिया या छल साधन, मैनिपुलेशन, जो मनुष्यों की सामाजिक प्रकृति पर निर्भर करता है, उसका उपयोग लोगों की धारणा या व्यवहार के निर्माण या रूपांतरण के लिए साधन के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या है, यहां है सामाजिक प्रभाव डालना। अगर आप समाज में प्रभाव डाल रहे हैं, एक ही तरह की भीड़ है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसा माध्यम डालेंगे बीच में जो उन पर क्या करे, प्रभाव डाले। उसी को ये कहा है, किसको, छल साधन, ठीक है ना। छल साधन का मतलब क्या, मैनिपुलेशन। छल साधन का मतलब क्या, मैनिपुलेशन। नहीं कहा जाता है, आप लोगों ने सुना है, उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया। तो ये मैनिपुलेशन जो है, मैनिपुलेशन हमेशा नकारात्मक भाव में आता है। मैनिपुलेट करना का मतलब क्या, छल साधन, मतलब कोई ऐसा साधन द्वारा जिससे कि हम उसके प्रभाव को ही क्या कर दें, बदल दें, ठीक है ना, ये मैनिपुलेशन हो गया, ठीक। वही साधन है, भले ही यह प्रयास एक प्रभावशाली व्यक्ति के किसी विशिष्ट कार्यों पर आधारित हो न हो, अथवा सामाजिक प्रणालियों के आत्म संगठित स्वभाव का परिणाम हो न हो। अनुनय सामाजिक प्रभाव का एक सायास व मनमाना कृत्य है, अनुनयन, ठीक है ना, क्लियर। समूह भीड़ व उपद्रवी भीड़ पर सामाजिक प्रभाव और अनुनयन का प्रभाव तथा उनके व्यवहार में अंतर, ठीक। जानिए, जैसे दिया है, भीड़ और उपद्रवी भीड़ के सामाजिक प्रभाव और अनुनयन द्वारा जागरूकता निर्माण और समाज के नैतिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए सामाजिक लामबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि भीड़, उपद्रवी भीड़ के व्यवहार में व्यक्तिगत तार्किकता की हानि के कारण हिंसा और हत्या की घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। कोई पर्सनल लॉजिक इनका नहीं होता है, ठीक है ना, उसकी क्या होती है, उसकी कमी होती है, ठीक है ना, जिसके कारण ये क्या है, हिंसा और हत्या की घटनाएं हो रही हैं मॉब लीचिंग में, ठीक है ना, क्लियर। तो वही कहा है कि मॉब लीचिंग, ठीक, ये किस पर आधारित है, ये आपका प्रेरणा पर आधारित है, स्वतः स्फूर्त, ठीक, प्रेरणा पर आधारित है, ठीक, जो कहीं ना कहीं किसी के उस पर क्या कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे आ जाइए, अब हमारा दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। कल जो मैंने थोड़ा सा आप लोग को बताया था, किसके बारे में बताया था, CSR के बारे में बताया था, यानी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है ना, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या, ठीक, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है ना, क्लियर। इसके बारे में जान लीजिए। हमने कैसे कल बताया था कि जब कभी कोई कंपनी जो है, ठीक है ना, कंपनी जो है या कोई संस्था फायदे के लिए, मान लीजिए आपके समाज के किसी तत्व की हानि कर रहा है, जैसे पर्यावरण की हानि कर रहा है, ठीक, तो उसके लिए एक नियम है कि जो उसका लाभ हो रहा है, जो भी लाभ उसे प्राप्त हो रहा है, उस लाभ का कुछ प्रतिशत वो समाज के लिए क्या करे, दान दे, ठीक है ना। समाज के लिए उसके कुछ दायित्व भी बनते हैं, ठीक है ना। अगर अपने प्रॉफिट के लिए वो समाज की कुछ हानि कर रहा है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली ही क्यों ना कर रहा हो, ठीक, तो उसका भी दायित्व बनता है कि वो क्या करे, समाज को कुछ दे, ठीक है ना, एक उत्तरदायित्व समाज के लिए बनता है। इसी को वो क्या है, CSR गठित किया गया है, बनाया गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। जानिए, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से अभिप्राय है कि किसी औद्योगिक इकाई का
उसके सभी पक्षकारों जैसे संस्थापक, निवेशक यानी इन्वेस्टर्स जो हैं, ऋणदाता जो हैं, प्रबंधक, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों व स्थानीय जनता तथा पर्यावरण आदि के प्रति क्या है, नैतिक दायित्व है। ठीक है ना, मतलब एक औद्योगिक इकाई लगी, ठीक है ना, और उस औद्योगिक इकाई में जितने भी पक्षकार बनते हैं, ठीक है ना, उन सब के प्रति एक नैतिक उत्तरदायित्व बन जाता है। ठीक है ना, समय आने पर जो उस उद्योग में प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट के द्वारा क्या किया जाएगा, इन उत्तरदायित्वों की पूर्ति की जाएगी। ठीक है ना, वही चीज है। कहा है भारत विश्व का पहला देश है जिसने CSR को कानूनी वैधता प्रदान की है। ठीक है ना, क्लियर। भारत सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत औद्योगिक इकाइयों को अपने शुद्ध लाभ का कितना परसेंट, 2%, कल मैंने डिस्कस किया था, 2% तक शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख, गरीबी, लैंगिक समानता जैसे मदों में निवेश करके सामाजिक दायित्व दिया है। जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए आप कोई उद्योग लगा रहे हो, ठीक है ना, उस उद्योग से क्या हो रहा है कि उस उद्योग द्वारा वातावरण या पर्यावरण की हानि हो रही है। ठीक है ना, पर्यावरण की हानि हो रही है, आसपास के रहने वाले लोगों की हानि हो रही है। ठीक है ना, उनमें जाहिर सी बात है कि कई लोग आज वन क्षेत्र पर आधारित हैं। ठीक है ना, क्लियर। जैसे अभी आपने कुछ दिनों पहले जब मैंने पढ़ा रहा था, उस परमाणु संयंत्र एक बता रहा था कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक प्लांट लगाया गया। ठीक है ना, परमाणु संयंत्र लगाया गया। ठीक, उस संयंत्र को लगाने वाला कौन था, वो संयंत्र फ्रांस की एक कंपनी थी, अरेवा। ठीक है ना, अरेवा कंपनी लगा रही थी। ठीक, फाइनली उसका विरोध प्रदर्शन हुआ, काफी विरोध प्रदर्शन हुआ। ठीक है ना, विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने कुछ नॉर्म्स तय किए, तमाम चीजें, उनके CSR भी तय किए गए कि ये होते हैं। सेम यही चीज ये है कि आप किसी भी इलाके में मान लीजिए उद्योग लगा रहे हो और ऐसा इलाका हो, ठीक है ना, जहां के लोग क्या हो रहे हो, प्रभावित हो रहे हो, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, तो उन सब के प्रति आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। जब आपका उद्योग प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना, तो उस प्रॉफिट से का 2%, ठीक है ना, आप स्कूल खोल सकते हो, चिकित्सालय खोल सकते हो, ठीक है ना, अनाथालय खोल सकते हो, कुछ ऐसी क्रियाएं करके आप 2% क्या कर दें, इन्वेस्ट करना रहता है, प्रॉफिट देना रहता है। ठीक है ना, यही आपकी क्या होती है, CSR होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक, दिया हुआ है वर्तमान में कई कंपनियों द्वारा CSR परियोजनाओं के माध्यम से समाज में अभूतपूर्व बदलाव लाए गए हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप, अजीज प्रेमजी फाउंडेशन तथा टाटा ग्रुप आदि औद्योगिक इकाइयों ने शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि कहीं भी प्लांट लग रहा है, ठीक है ना, अभी टाटा ने लगाया था नैनो प्लांट, ठीक है ना, क्लियर, उस पर भी विरोध प्रदर्शन हुए थे कि इस जगह लगाया जा रहा है, इस जगह लगाया जा रहा है। ठीक, अंततोगत्वा जब कंपनी प्रॉफिटेबल फॉर्म में रही तो उसने CSR दिया। ठीक है ना, CSR दिया का मतलब क्या कि स्कूल कॉलेजेस, आज देखिए कई स्कूल कॉलेजेस, ठीक है ना, कई अनाथालय, कई हॉस्पिटल्स, ठीक, किसके नाम से है, टाटा के नाम से है। ठीक है ना, क्लियर। तो ये कंपनियां हैं क्या कर रही हैं, CSR अपना दे रही हैं। ठीक है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं। हालांकि कंपनियों द्वारा CSR मानकों को पूरा करना ही कॉर्पोरेट नैतिकता का एकमात्र मानक नहीं हो सकता है। इस बात की पर्याप्त संभावना है कि कंपनियों का CSR रिकॉर्ड 100% अच्छा हो। ठीक है ना, क्लियर, और वे व्यवसाय की अनैतिक प्रथाओं जैसे चोरी, ठीक है ना, फेक विज्ञापन और फेक उत्पादों आदि में संलग्न न हो। ठीक है ना, क्लियर। अब यह भी यहां ध्यान में रखना है
कि भाई कि वो कंपनियां जो हैं इन कार्यों में भी क्या हो, संलिप्त न हो। ठीक है ना, पता चला 2 नंबर से पैसा आ रहा है, 4% तो ये ऐसे ही प्रॉफिट कमा ले रहे हैं, 2% उनमें देने में क्या है। ठीक है ना, तो वो कैसा हो, 100%, ठीक है ना, CSR हो। ठीक, आगे दिया है वस्तु CSR औद्योगिक समूहों के लिए मात्र एक कानूनी बाध्यता है, न कि नैतिक बाध्यता। ठीक है ना, ये नैतिकता बस नहीं है, क्या है, कानूनी बाध्यता है। ठीक, ऐसे में आवश्यक है कि कंपनियां स्वयं आगे आकर व्यावसायिक नैतिकता का परिचय दें। ठीक, और समाज एवं पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करें, जैसे कि टाटा समूह ने मुंबई ऑफिस के आसपास के लावारिस कुत्तों के लिए एक आवास बनाकर किया। ठीक है ना, क्लियर। मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो समाज के हित में है, आप वो करके भी CSR क्या कर सकते हो, दे सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि हम पैसे में ही दे रहे हैं कि भैया हमारा आया है 22 लाख करोड़ तो उसका 2% हमने दे दिया है, ये ऐसा नहीं है। आप उस फॉर्म में भी दे सकते हो, आप हॉस्पिटल बनवा सकते हो, आप स्कूल कॉलेज बनवा सकते हो। ठीक, जैसे कि इसमें कहा है कि लावारिस कुत्तों के लिए एक आवास बना दिया। ठीक, आगे दिया हुआ है, गौरतलब है कि भारत में CSR की अवधारणा गांधी जी के ट्रस्टीशिप के विचारों ठीक के अनुरूप प्रतीत होती है। जाहिर सी बात है, ट्रस्टीशिप हम लोग कल पढ़े थे और उसमें क्या बताया था, उसमें यह बताया था कि आपको जितना प्राप्त है, ठीक, उतने में अपनी आवश्यकता के अनुरूप आप निकाल लिए, बाकी जो बचता है वो ट्रस्टीशिप पे क्या कर दें, इन्वेस्ट करें। ठीक है ना, यही ट्रस्टीशिप है। ठीक, तो उसी के विचारों के अनुरूप प्रतीत होता है। इसमें उन्होंने कल्पना की थी कि औद्योगिक इकाइयों की सफलता के माध्यम से लोगों एवं समुदायों का कल्याण किया जा सकता है। ठीक है ना, क्लियर। वर्तमान में तेजी से बढ़ती जनसंख्या एवं पर्यावरण संकट के दौर में भारत को CSR जैसे मानकों की आवश्यकता है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र को आगे आकर सिर्फ विधिक दायित्व को समझकर सामाजिक दायित्व के रूप में व्यावसायिक नैतिकता के मानकों को अपनाना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर, ये भी है। ठीक, तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया, CSR। ठीक है ना, हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। एक हो गया ट्रोलिंग, एक हो गया मॉब लीचिंग, और एक हमारा क्या हो गया, CSR, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हालांकि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और भी प्रश्न हैं, ठीक है ना, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने यही किया है कि जितने आपके CSR से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, कम से कम आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, लिखने का ढंग तो आ जाता है कि एक बार पढ़ा, एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, उसमें पॉइंट्स निकाला। ठीक है ना, हमने आपको तरीका भी बताया था कि भाई अगर हम कभी भी इनिशिएट कर रहे हैं किसी भी चीज में, तो हम बस ये इनिशिएट करें कि एक पन्ना है, एक पन्ने को हमको पढ़ना है और उस पन्ने में से 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या करने हैं, निकालने हैं। ठीक है ना, आप इतना करो, आपकी किताब मात्र 15 से 20 दिन में क्या खत्म, फिर आप एक बार रिवाइज करो। ठीक है ना, तो तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से आएगा। ठीक है ना, क्लियर। और कठिन मान लेंगे शुरू में ही, अरे हमसे कैसे होगा, हमसे कैसे होगा, तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे। ठीक है ना, वहां तो और चुनौतीपूर्ण कार्य होंगे। ठीक है ना, चलिए आगे आइए। हर साधन से अपनी संपत्ति अर्जित करो। ठीक है ना, हर साधन से अपनी संपत्ति अर्जित करो, यानी अर्न योर वेल्थ बाई ऑल मीन्स। ठीक, परंतु यह समझो कि तुम्हारे द्वारा अर्जित धन तुम्हारा नहीं, किसका है, समाज का है। ठीक है ना, क्लियर। महात्मा गांधी के इस कथन का भारत में कारपोरेट शासन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में विश्लेषण करती है। मतलब क्या, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। मतलब क्या, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ठीक है ना, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वो इस पूरे वाक्य को समझाती है। आप खुद देख लीजिए, दिया है हर साधन में अपनी संपत्ति अर्जित करो। ठीक है ना, क्लियर। परंतु यह समझो कि तुम्हारे द्वारा अर्जित धन तुम्हारा नहीं है, किसका है, समाज का है। मतलब आप रिसोर्सेज डेवलप करो, निश्चित रूप से डेवलप करो। ठीक है ना,
आप लेकिन उसमें अपनी आवश्यकता की चीजों को क्या कर लो, कलेक्ट कर लो, और बाकी क्या कर दो, ट्रस्टीशिप। ठीक है ना, यही चीज। क्यों? क्योंकि भाई जो भी आपको मिला है वो आप ही के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। ठीक है ना। आप उसमें ये रिपोर्ट भी जरूर डालें कि 2020 में ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट, ठीक है ना, इसको भूलिएगा नहीं, इस फैक्ट को, कि ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, इनइक्वालिटी किल्स। ठीक है ना, उसका शीर्षक क्या था, इनइक्वालिटी किल्स। ठीक है ना, कि भारत में कितने लोग, 10% लोग भारत की 73% इकोनॉमी संभाल रहे हैं। ठीक है ना। ऑक्सफेम इंडिया में ये क्या था, ये एक सीधा साधा उदाहरण था किसका, इनइक्वालिटी का, भेदभाव का। ठीक है ना। इस भेदभाव के कारण ही क्या दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। ठीक है ना, तो इसी के लिए शीर्षक था इनइक्वालिटी किल्स। ठीक, किसकी रिपोर्ट थी, ऑक्सफेम इंडिया की। ठीक है ना, कि 90% भारतीय जो है मात्र 27% इकोनॉमी में है। ठीक है ना, और 10% भारतीय कितने में है, 73% इकोनॉमी में शेयर किए हुए हैं। आप खुद समझ लीजिए कि कितना बड़ा भेदभाव है। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ बिल्कुल एक कैसे, एक इस तरीके से, एक ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है ना, इस तरह का दिखाएगा। ठीक, आगे आइए। महात्मा गांधी ने धनी और संपन्न वर्ग को अपने कर्तव्य पर विचार करने का परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि हर साधन से अपनी संपत्ति अर्जित करो, किंतु यह समझो कि तुम्हारे द्वारा अर्जित धन तुम्हारा नहीं, किसका है, जनता का है। ठीक, अपनी उचित आवश्यकताओं के लिए आपको जो चाहिए, ठीक है ना, वही ट्रस्टीशिप। ठीक, वह प्राप्त कीजिए, शेष संसाधनों का प्रयोग जो है किसके लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए। ठीक, ये शब्द एक नैतिक और लाभकारी उद्यम के गठन व कार्यान्वयन के संदर्भ में गांधी जी की भावनाओं को प्रतिध्वनित करता है। उद्योगों को जनहित के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने चाहिए, स्वयं को संरक्षक और सेवक यानी ट्रस्टी समझना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। इतने क्वेश्चंस देखिए, बार बार करने से, वही क्वेश्चंस बार बार करने से आपको एक कंसेप्ट तैयार हो जाता है कि आप किसी से भी पूछ लीजिए, जितने भी लोग पढ़े होंगे ट्रस्टीशिप क्या है, वो तुरंत बता देगा। ठीक है ना, कि यह अवधारणा कहां है, कैसे है, किस तरीके से। कारपोरेट शासन में शासी निगमों से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल हैं। यह नियमों, प्रथाओं एवं प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है जिसके द्वारा एक निगम को निर्देशित यानी डायरेक्ट और नियंत्रित यानी कंट्रोल किया जाता है। भारत ने गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप नैतिक व्यवसाय सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट शासन में विभिन्न सुधार किए हैं। खराब कारपोरेट शासन प्रणाली की प्रक्रियाओं को उन सभी हितधारकों जिनके साथ कंपनी सौदा करती है, ऋणदाता बैंक जो उद्योगों को वित्तीय सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक, ये वही सब सारी चीजें हैं जो मैंने कल पढ़ाया था, उसे पढ़ लीजिएगा, समय बिताने का कोई मतलब नहीं है। आगे आइए, आगे दिया है कंपनी अधिनियम द्वारा निगमित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है ना, कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा एवं इसका क्रियान्वयन एक ऐतिहासिक कदम है। ठीक है ना, जिससे क्या किया जा रहा है, भारत को भूख, गरीबी, कुपोषण से उन्मूलन, शिक्षा को बढ़ावा, लैंगिक समानता तथा पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने, गंदी बस्तियों के क्षेत्र का विकास आदि करने के लिए CSR व्यय को निर्धारित करने वाला प्रथम देश बनाया है। मतलब ओवरऑल क्या कि CSR जो है ये किन किन क्षेत्रों में आप इसके लाभ देखेंगे, तो वो लाभ वाले कंडीशंस जरूर याद किए रहिएगा। पहला क्या, भूख और गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या, शिक्षा को बढ़ावा, लैंगिक समानता और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना, गंदी बस्तियों के क्षेत्र को सही करना। ठीक है ना, तो मतलब ये सब क्या है, उसके मोटिव्स हैं। इनके CSR से इन क्षेत्रों में हम लोग क्या कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे यही दिया हुआ है कि भारत में विभिन्न नियामकों द्वारा कारपोरेट शासन व्यवस्था लागू की गई है, सेबी और ये
आप देख लेंगे इन चीजों को। आगे आइए, आगे दिया हुआ है CSR, फिर से वही क्वेश्चन, ठीक, दिया है क्या, CSR केवल एक सामाजिक दायित्व नहीं है, ठीक है ना, बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। हालांकि अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ये क्वेश्चन जो है आप उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें ये कहा था क्या कि ये एक कानूनी प्रथा है, ना कि नैतिक प्रथा, CSR, ठीक है ना। लेकिन यहां क्या कह रहा है, दायित्व की बात कर रहा है, और दायित्व में कह रहा है कि ये एक सामाजिक दायित्व नहीं है, बल्कि कैसी दायित्व है, नैतिक दायित्व है। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर जिम्मेदारी क्यों बनती है, मान लीजिए आपने उद्योग लगाया है, तो कहीं ना कहीं उद्योग लगाने में पर्यावरण, जन समूह, ठीक है ना, और किन्हीं चीजों की आप हानि भी कर रहे हो लाभ में, ठीक है ना। उस हानि की पूर्ति के लिए आप क्या कर रहे हो, आप CSR दे रहे हो। तो ये आपका सामाजिक दायित्व नहीं है, ये आपका कैसा दायित्व है, ये आपका नैतिक दायित्व है कि आपने हानि किया है तो उसकी क्षतिपूर्ति भी आप ही करेंगे, ये नैतिक दायित्व है, ठीक है ना, क्लियर। दिया हुआ है कारपोरेट CSR एक प्रबंधन अवधारणा है, इसके तहत कंपनियां अपने व्यवसाय के संचालन में सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को अपने हितधारकों के साथ एकीकृत करती है। यह एक तरीका है जिसके माध्यम से एक कंपनी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनिवार्यताओं के मध्य संतुलन प्राप्त करती है। यह केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है, ठीक। इसमें सन्निहित नैतिक दृष्टिकोण को इस तथ्य से भी देखा जाता है कि CSR स्वतंत्रता प्राप्ति और कंपनी अधिनियम द्वारा इसे अनिवार्य करने से पहले भी टाटा बिरला कंपनी के कार्यों में कारपोरेट नैतिकता का हिस्सा था, ठीक है ना। मतलब क्या है कि आप अभी पढ़े हो कि CSR एक कानून बना दिया गया है, और CSR ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लाया गया है। लेकिन इससे पहले क्या CSR जब तक नहीं था, तब तक क्या कंपनियां ये कर्तव्य नहीं करती थी। जैसे आपका टाटा और बिरला इस तरह के नैतिक कार्य समाज के लिए करते रहते थे, ठीक है ना, क्लियर, करते रहते थे। वही चीज कहा है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले CSR को मुख्य रूप से व्यवसायियों, परोपकारी लोगों आदि द्वारा दान के रूप में देखा जाता है, ठीक। 47 के बाद गांधी जी का न्यासिता यानी ट्रस्टीशिप का दर्शन लोकप्रिय हुआ, ठीक। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों PSUs को विकास के एजेंडे को पूरा करने के रूप में देखा जाने लगा। उनके कार्य लाभ अर्जित करने के उद्देश्य के बजाय राष्ट्रीय सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक आकांक्षाओं से प्रेरित होने लगे, ठीक। कंपनी अधिनियम 13 के अनुसार ऐसी कंपनी, प्रत्येक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड जिसकी या तो 500 करोड़ की कुल संपत्ति हो, ठीक, या 1000 करोड़ का क्या हो, कारोबार हो, बिजनेस हो, ठीक है ना, या 5 करोड़ का क्या हो, शुद्ध लाभ हो। तीनों टर्म्स दे दिए हैं। पहला क्या दिया है कि संपत्ति के बारे में कहा है कि आपकी इतनी संपत्ति हो, कितनी संपत्ति हो, कम से कम 500 करोड़ की, या 1000 करोड़ क्या है, आपका टोटल बिजनेस हो, व्यवसाय हो, ठीक है ना, कारोबार हो, और या 5 करोड़ का शुद्ध क्या आप करते हो, लाभ करते हो, ठीक है ना। तो पिछले 3 वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ का कम से कम कितना परसेंट, 2%, ठीक है ना। ये आप क्या दोगे, CSR दोगे, ठीक है ना, क्लियर। इस प्रावधान के गैर अनुपालन की स्थिति में न्यूनतम दंड निर्धारित है। इस प्रकार यह प्रावधान अनुपालन पर निर्भर करता है और उस दर्शन की व्याख्या करता है जो CSR की अवधारणा में शामिल नैतिक दृष्टिकोण को भी रेखांकित करता है, ठीक है, क्लियर। देखिए लाइट आ गई, ठीक है ना। चलिए आगे दिया हुआ है, अब दिया है क्या आप मानते हैं कि सरकारी गोपनीयता अधिनियम, ठीक है ना, सूचना के अधिकार
अधिनियम के मौलिक लक्ष्यों की प्राप्ति में अवरोधक है। विभिन्न आयोगों व समूहों के मंतव्यों के आधार पर तर्कपूर्ण उत्तर दें। ठीक है ना, क्लियर? इसे जरा बंद कीजिएगा, सबसे पहले जानना है। उसके बाद सरकारी गोपनीयता अधिनियम, ठीक, को हम लोग देखेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है। ठीक है ना, और किस तरीके से ये आरटीआई को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है ना, इन चीजों को देखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बाद में देखते हैं। पहले क्या है, अन्य क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर? वो स्टार्ट हो गया है? अच्छा, आइए। देखिए, अब दिया हुआ है, एक सशक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज, ठीक है ना, के निर्माण में सूचना का अधिकार किस प्रकार भूमिका निभा सकता है। ठीक है ना, सूचना का अधिकार किस प्रकार भ्रष्टाचार मुक्त समाज से मुक्ति दिला सकता है, तर्कों के साथ स्पष्ट करें। ठीक है ना, हाउ कैन द राइट टू इंफॉर्मेशन लीड टूवर्ड्स एन एम्पावर्ड एंड करप्शन फ्री सोसाइटी। ठीक है ना, एक्सप्लेन। ठीक, दिया हुआ है, लोकतंत्र में निर्वाचित व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जाहिर सी बात है, हमारे देश में कैसा है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कैसी प्रणाली है, निर्वाचन प्रणाली है। हम लोग निर्वाचित होकर के आते हैं, जो हमारा लीडर होता है वो निर्वाचन के बाद आता है, मतलब लोगों के लिए लोगों द्वारा, ठीक है ना, चुना जाता है कि नहीं? ये अवधारणा बनी हुई है। ठीक, क्लियर? आगे आइए। और साथ ही सरकार की यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को क्या करे, पूरा करे। ठीक है ना, अपने दायित्वों को क्या कर सके, पूरा कर सके। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह देखने को मिलता है कि पारदर्शिता और ईमानदारी जैसे मूल्यों का पतन हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर? एक राजनीति में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित होने वाली स्थितियां प्रायः दिखाई देती रहती हैं। ठीक है ना, क्लियर? भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए हर वो कार्य किया जाता है जो जन विरोधी व अलोकतांत्रिक है। सरकारें यह भूल जाती हैं कि जनता ने उन्हें चुना है। ठीक, वे जनता ही देश के असली क्या है, मालिक है। मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और चुनाव प्रणाली द्वारा हम लोग क्या हो रहे हैं, निर्वाचित होकर के आ रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर? निर्वाचन प्रणाली के द्वारा जब आ रहे हैं तो जनता द्वारा और जनता के लिए, ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, समर्पित होने चाहिए। लेकिन यहां कुछ और है। अब यह है कि इसी नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि आप निर्वाचित होकर के आए हो, जनता द्वारा चुन करके आए हो, तो जनता को यह पूरा अधिकार है जानने का, ठीक है ना, कि सरकार उसकी सेवा में है, वह क्या कर रही है। और ऐसे में जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिया गया पैसा, यानी जो टैक्सेस दिए जा रहे हैं, कब, कैसे और कहां, ठीक है ना, और किस प्रकार से क्या किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। भाई जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में है। ठीक है ना, हम लोग की क्या है, निर्वाचन प्रणाली द्वारा आ रहा है। निर्वाचन प्रणाली पूरा आधारित है क्या, किस पर, हमारे चुनाव पर। ठीक है ना, कि जनता द्वारा आपको चुना जा रहा है, जनता ने आपको चुना, ठीक, आपकी सरकार है बनी, ठीक, तो जनता का भी पूरा अधिकार बनता है कि जो टैक्सेस जनता दे रही है, ठीक है ना, उसे भी जानने का अधिकार है कि कब, कैसे, कहां, किस जगह आपका पैसा क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, यूटिलाइज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये सारे तर्क मिलते हैं। ठीक है ना, क्लियर? इसके लिए आवश्यक है कि सूचना की जनता को सक्षम रखने, समक्ष रखने और जनता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए। कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो जनता के समक्ष रखा जाए और जनता को उसे प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर? अतः भ्रष्टाचार मुक्त
एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए ठीक सूचना का अधिकार का होना बहुत आवश्यक है। अब यह कहा है कि भारत में पारदर्शिता युक्त शासन व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में क्या किया गया, पारित किया गया, और 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे देश में क्या किया गया, लागू किया गया। यह ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों डेट्स याद आपको रहे, ये प्रीलिम्स के फैक्ट के हिसाब से, ठीक है ना। और अधिनियम तो याद ही रहे कि कब का अधिनियम है, 2005, ठीक है ना, क्लियर। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नागरिक को निम्न अधिकार प्राप्त होते हैं। वह सूचना अधिकारी से कोई भी सवाल पूछ सकता है या कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, सूचना आयुक्त होगा, वो जो भी अधिकारी मतलब वहां से रिलेटेड होगा, ठीक, जनरली तो आयुक्त ही होते हैं, सूचना आयुक्त, ठीक है ना, कमिश्नर, ठीक, लेकिन उससे सारे सवाल आप पूछ सकते हो, कोई भी सूचना आप प्राप्त कर सकते हो। दिया है वह किसी भी सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना, क्लियर, किसी भी सरकारी दस्तावेज की, ठीक। लेकिन अभी इसमें कुछ शर्तें भी हैं कि बशर्ते वो देश हित में हो, ठीक है ना, उससे देश के किसी भी हित की हानि नहीं हो रही हो, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, वह किसी भी सरकारी दस्तावेज की जांच कर सकता है, ठीक है ना, जांच भी कर सकता है। आगे आइए, वह किसी भी सरकारी काम की जांच कर सकता है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग जो आपकी परीक्षाएं कराता है, आईएएस, पीसीएस, कभी कभी ठीक कई बच्चे क्या करते हैं, किसी मुद्दे पे आरटीआई मांग लेते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, क्लियर, कि हमें इसकी सटीक जानकारी दी जानी चाहिए, ठीक है ना। अभी कुछ ही दिनों पहले आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा था थोड़ा सा कि इस बार पीसीएस में इतनी सीट्स हैं, इतनी सीट्स हैं, इतनी सीट्स हैं। किसी बच्चे ने आरटीआई करके आयोग से यह प्रश्न किया कि आपने परीक्षा तो करा दी, लेकिन अभी सीट निर्धारित जो आपने किया है, ठीक है ना, कि इतने सीटों पे प्रीलिम्स का आपने रिजल्ट निकाला है, तो किस किस पद के लिए कितनी कितने सीटें निर्धारित हैं, ऐसा हमें क्या आरटीआई हमने किया है, हमें सूचना प्राप्त होनी चाहिए। आयोग ने भी तुरंत क्या किया, ठीक, आयोग का भी कर्तव्य है क्या कि तुरंत ही उस सूचना का समाधान किया जाए, ठीक है ना, जो कहा गया है देने को, ठीक। वह किसी भी सरकारी काम में इस्तेमाल की गई सामग्रियों को प्रमाणित नमूना ले सकता है, ठीक है ना। अब आगे आइए, अब ये दिया हुआ है आपको पूरा ग्राफ बना करके, अगर इस तरह के ग्राफ्स आप एग्जाम में बनाते हो तो आपके लिए हितकर होगा, ठीक है ना, क्लियर। जैसे दिया है सशक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण में सहायक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक। पहला क्या, नागरिक अधिकारी से सवाल पूछ सकता है, कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है, धारा 8 में वर्णित कुछ विषयों से संबंधित सूचनाओं को छोड़कर, ठीक है ना, क्लियर। किस धारा में, धारा 8 में, ठीक है ना, क्लियर। अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल 18 एजेंसियों की सूचनाओं को छोड़कर, ठीक है ना, इनको मतलब क्या करना है, दरकिनार कर देना है, इनको नहीं। क्यों, क्योंकि इस सब से कहीं ना कहीं राष्ट्र की गोपनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा, इसी वजह से, ठीक है ना, उसको बनाए रखना है, ठीक है ना, क्लियर। आगे सरकारी दस्तावेज, सरकारी काम की जांच, ठीक है ना, ये सब कर सकता है। मतलब किन दो चीजों को छोड़ना है, एक धारा 18, ये धारा 8 में वर्णित जो भी चीजें हैं, और दूसरा क्या, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में जो शामिल 18 एजेंसियों की सूचना है उनको छोड़कर, ठीक है ना, क्लियर। ये मुद्दे आप लिखोगे। आगे आइए, आगे दिया है व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता है,
दूसरा क्या कि सरकारी तंत्र में व्याप्त अनियमितता को, इरेगुलरिटी को कम करने में क्या है, सहायक है। ठीक, क्लियर। आगे आइए। लोक सूचना अधिकारी इस अधिनियम के धारा 8 में वर्णित कुछ विषय से संबंधित सूचनाएं देने से मना भी कर सकता है। इसमें मुख्यतः विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं हैं। ठीक है ना, क्लियर। सुरक्षा मामलों से संबंधित सूचनाएं हैं। ठीक, और रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक, वैज्ञानिक साइंटिफिक और देश के आर्थिक हितों से जुड़े मामले यानी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट जो है उससे जो जुड़े मामले हैं उनके मामलों में कोई भी हस्तक्षेप आरटीआई नहीं करेगा। ठीक है ना, और ये किस में वर्णित है, ये धारा 8 में वर्णित है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। विधानमंडल के विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, क्लियर। भाई विधानमंडल है, ठीक, विधानमंडल कुछ ही राज्यों में है, आप लोग जान ही रहे होंगे। विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद का संयुक्त रूप है। ठीक है ना, विधानमंडल। ठीक, तो विधानमंडल के विशेषाधिकार हनन से संबंधित मामले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, क्लियर। साथ ही इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में 18 एजेंसियों की सूचनाएं हैं जहां सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है। एक हमारा क्या, धारा 8, जिसमें क्या क्या कहा है, विदेशी मामले, सुरक्षा मामले, ठीक है ना, रणनीतिक मामले, आर्थिक मामले कुछ हैं। ठीक है ना, जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक मामले, ठीक है ना, जिन्हें हम लोग सूचना के अधिकार के तहत नहीं आ सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक मामला है, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारे पास है, गोपनीय है, ठीक, हमने क्या कर दी, कही कि नहीं हमें बताइए कैसे आखिर आपने ये किया, तो उस जगह पे क्या कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा मामले भी क्या हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो इन चीजों को ध्यान दिया जाता है। आगे दिया है कि फिर भी यदि सूचना भ्रष्टाचार के आरोपों या मानवाधिकार के हनन से जुड़ी हुई है तो इन विभागों को भी सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। इस अधिनियम में सूचना उपलब्ध न कराने या भ्रामक जानकारी प्रदान करने, समय सीमा के भीतर सूचना न देने पर लोक सूचना अधिकारी पर आर्थिक दंड का भी प्रावधान है। ठीक है ना, क्लियर। आप देख लीजिए कि जितने भी सरकारी विभाग हैं सब में अलग से एक सूचना विभाग है जो हर चीज का क्या देता है, इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें क्या है, किन किन जगहों पर इनको दंड का प्रावधान है वो यहां दे दिया है। पहला क्या, अगर आप कोई सूचना उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, बार बार बारंबारता हो रही है, मांगा जा रहा है और आप उपलब्ध नहीं करा रहे हो। दूसरा क्या, आप सूचना उपलब्ध नहीं कर रहे, आपने क्या कर दी, भ्रामक जानकारी दे दी। ठीक है ना, क्लियर, कि भाई ये बार बार मांग रहा है सूचना, हम नहीं दे सकते, हमने भ्रामक कुछ दे दिया, उस जगह भी दंड की कार्रवाई है। तीसरा क्या, समय सीमा के भीतर, एक समय सीमा निर्धारित है कि इतने दिनों के भीतर ही आप देंगे। ठीक है ना, आपने सूचना नहीं दी तो भी आप दंड के भागीदारी हो। ठीक है ना, इन सब पे आर्थिक दंड किसको मिलेगा, लोक सूचना अधिकारी को। ठीक है ना, और अधिकारी के खिलाफ सूचना आयोग में शिकायत भी की जा सकती है। अतः उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम न सिर्फ व्यक्ति को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता है बल्कि सरकारी तंत्र में व्याप्त अनियमितता को भी कम करने में सहयोग करता है। ठीक है ना, क्लियर, जो एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। आज भारत में देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है और यह कानून कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस कानून में व्याप्त मतांतरों व अस्पष्ट क्षेत्रों को भी स्पष्ट करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक, क्लियर। तो मतलब ये ओवरऑल सूचना का अधिकार अधिनियम हो गया। इसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसमें यह पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, सिवाय कुछ क्षेत्रों को छोड़कर
जो कि धारा 8 में वर्णित है और अधिनियम 2 के, ठीक है ना, में वर्णित है। ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ओवरऑल इन दो को छोड़ करके हम बाकी सारे क्या कर सकते हैं, सूचनाएं अर्जित कर सकते हैं। ठीक है ना, और जो सूचना अधिकारी होगा उसे, ठीक है ना, सूचना देना है। अगर वो नहीं देता है या भ्रामक सूचना देता है या समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देता है तो वो अर्थदंड का क्या होगा, अधिकारी होगा, और उसके खिलाफ सूचना आयुक्त को हम लोग क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रमुख मुद्दे दिए हुए हैं जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग दिया हुआ है। ठीक है ना, अब इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस देख लेते हैं। दिया हुआ है सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में ही नहीं है, ठीक है ना, बल्कि यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है। जवाबदेही का मतलब क्या, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है ना, उसकी एक अकाउंटेबिलिटी भी, जवाबदेही भी क्या करता है, तय करता है। ठीक, जानिए, जैसे दिया है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य आधार नागरिकों का सशक्तिकरण है। ठीक है ना, क्या है, नागरिकों का सशक्तिकरण। ठीक, शासन व प्रशासन में जवाबदेही। ठीक है ना भाई, शासन में जवाबदेही तय होनी आवश्यक है। ठीक है ना, इससे ये होता है, जवाबदेही का सार्थक परिणाम ये मिलता है कि हर कोई अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है ना, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुचारू पूर्वक क्या करता है, निभाता है। ठीक है ना, क्लियर, समझ में आया। आगे आइए, थे हम लोग इस पे थे, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ठीक, यही पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है ना, इसमें ये कहा है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है ना, जवाबदेही तय होनी चाहिए और पारदर्शिता बनी रहती है। भाई सबकी अपनी जवाबदेही होती है कार्य के प्रति, कार्य संस्कृति के प्रति। जैसे अगर ये आप जान करके कार्य कर रहे हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं हमसे कभी भी पूछा जा सकता है कि आप क्या कर रहे हो, कभी भी हमारे कार्यों की क्या हो सकती है, जांच हो सकती है। ठीक है ना, क्लियर, हमने कौन सा कार्य किया, ठीक है ना, सब चीज क्या है, मतलब सबकी अपनी जवाबदेही तय है, अकाउंटेबिलिटी है। तो अगर अकाउंटेबिलिटी तय होगी, ठीक है ना, तो आप किस तरह से कार्य करोगे, रिस्पॉन्सिबल होकर के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करोगे। देखिए अकाउंटेबिलिटी हमारा हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अटैच होती है। ठीक है ना, क्लियर, समझ रहे हैं। तो मतलब जवाबदेही वहीं तय होती है जहां आप उत्तरदायित्व निभा रहे हो। जवाबदेही तो आप तय ही नहीं कर पाओगे जहां उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं निभाओगे। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाओगे तो उन कार्यों में क्या होगी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, क्लियर। नागरिकों तक सूचना का प्रभावी उपलब्धता होता है। इस दृष्टि से सूचना का अधिकार अधिनियम स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों का सशक्तिकरण करने के साथ ही जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है। देखिए वही आया कि जवाबदेही को तय करना है, और ये कब होगा, जब आप रिस्पॉन्सिबल किसी कार्य के लिए होंगे। ठीक है ना, उत्तरदायी होंगे। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, सूचना का अधिकार रिकॉर्ड्स, दस्तावेज व नोट्स की प्रति लेना। ठीक, ये कार्य संस्कृति दर्शाया है कि क्या कार्य संस्कृति होती है। दूसरा क्या, सामग्री के प्रमाणीकृत नमूने लेना। ठीक है ना, जो ऑथराइज्ड हैं, प्रमाणीकृत हैं, ठीक है ना,
उनके नमूने लेना, कार्यों, दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को देखना, ठीक, और किसी भी तरह की सूचना की प्राप्ति, ठीक है ना। यू आर फ्री फॉर टेकिंग एनी इंफॉर्मेशन, आप स्वतंत्र होते हो कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है ना, क्लियर, मतलब उसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है, ठीक, सिवाय धारा 8 और अधिनियम 2 के, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे दिया हुआ है, उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम शासन प्रक्रियाओं के बारे में लोगों की जानकारी को बढ़ाकर नागरिकों में सशक्तिकरण लाता है। यह खुले शासन के लिए आवश्यक दशाओं का निर्माण करता है, ठीक, आवश्यक दशाओं का निर्माण करता है कि जो लोकतंत्र की आधारशिला रखते हैं, ठीक है ना। वस्तुतः सूचना का अधिकार अधिनियम न सिर्फ व्यक्ति के अधिकारों के प्रति सचेत करता है, लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है, बल्कि सरकारी तंत्र में व्याप्त अनियमितता को भी क्या करता है, कम करता है। मतलब 3 फैक्ट तो आप यहीं से निकाल लोगे। पहला क्या, पहला ये कि व्यक्ति के अधिकार को के लिए सचेत करता है, दूसरा क्या, लोकतांत्रिक शासन का मूल आधार है, और तीसरा क्या, व्याप्त अनियमितता को भी क्या करता है, कम करता है। 3 पॉइंट्स मिल गए कि नहीं मिल गए। तो मतलब कोई भी गाथा दिया हो, उस गाथा में से पॉइंट्स को हमको क्या करना है, पिक एंड चूज करना है, केवल उसको ले लेना है और उसी को पॉइंट्स को बार 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 देखते रहना है कि क्या इससे लाभ हो रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, जो सशक्त समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है, इस प्रकार यह अधिनियम नागरिकों के सशक्तिकरण व सुशासन में सहायक, ये भी एक पॉइंट हो सकता है कि नागरिकों के सशक्तिकरण और सुशासन में भी क्या है, ये सहायक है, ठीक है ना, क्लियर। भाई आप कोई भी अधिकार, कोई भी सूचना प्राप्त करने के अधिकारी बन गए, आप कोई भी चीज कार्य की जांच करा सकते हो अपने उस पे, तो मतलब क्या है, ये आपको कहीं ना कहीं सशक्त कर रहा है, तो नागरिक सशक्तिकरण हो गया, ठीक है ना, क्लियर। और इससे क्या हो रहा है कि अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा एक गुड गवर्नेंस भी क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है, एक अच्छा सुशासन जिसको कहा जाता है वो क्या हो रहा है, व्याप्त हो रही है, उसकी भावना व्याप्त हो रही है। आगे आते हैं, सूचना के अधिकार से पूर्व नागरिकों को सरकार से सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। शासन में गोपनीयता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता था, ठीक, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि गोपनीयता की संस्कृति को खत्म करना या समाप्त करना, यह भी एक फैक्ट है, ठीक है ना। तो 5 फैक्ट तो आपको ऐसे ही मिल गए, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, ठीक, भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण था, ठीक है ना, तो मतलब ये एक और फैक्ट मिला क्या, कि भ्रष्टाचार को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। भाई सुशासन अगर व्याप्त करना है तो निश्चित रूप से नो करप्शन जोन भी बनाना पड़ेगा, तो भ्रष्टाचार को कम कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर। फिर आइए, शासन में कोई प्रभावी नियम अधिनियम की अनुपलब्धता के कारण जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। मतलब यहां यह भी है कि अधिकारियों की जवाबदेही भी तय, ठीक, उनकी अपनी कार्यों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी तय, ठीक, ये सब क्या है, ये सब उसके गुण हैं, ठीक है ना, इन पॉइंट्स को मेंशन करिएगा। आगे आइए, किंतु सूचना के अधिकार अधिनियम ने जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित किया है। इसके माध्यम से नागरिक अधिकारी से कोई भी सवाल या सूचना कुछ अपवाद जैसे अनुच्छेद 8 में वर्णित कुछ विषय छोड़कर प्राप्त कर सकता है, तथा संबंधित संस्था या विभाग द्वारा कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, ये ध्यान में रखिएगा कि आरटीआई अधिनियम के तहत अगर हम कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो कितने दिनों के भीतर वो सूचना हम प्राप्त करने के अधिकारी हैं, 30 दिन, ठीक है ना, 30 डेज, विद इन 30 डेज, ठीक। आगे, अब विभाग के अधिकारी दस्तावेज को संरक्षित रखने का प्रयास करने के साथ ही
प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हैं तथा लोक सेवक अपने कर्तव्य के प्रति सजग होने के साथ ही पिछली गलतियों को दोहराने से क्या होते हैं, बचते हैं। गौरतलब है कि जनमानस अब आरटीआई को एक साधन के रूप में प्रयुक्त करते हुए शासन के प्रत्येक इकाई की जवाबदेही की मांग कर सकता है। व्यवस्था का परिणाम है कि अब देश का साधारण से साधारण नागरिक भी क्या हो रहा है, शासकीय व्यवस्था में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने में सक्षम है। साथ ही जवाबदेही और उत्तरदायित्व को पुनः परिभाषित किया गया। हम क्या कहे थे, जवाबदेही जहां होगी वहीं उत्तरदायित्व होगा, मतलब अकाउंटेबिलिटी जहां है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, ठीक है ना। निष्कर्षतः आरटीआई अधिनियम को बेहतर और सशक्त बनाने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है। वर्तमान में यह नागरिकों को सशक्तिकरण के साथ जवाबदेही सुनिश्चित करने का सशक्त माध्यम बना है। अब इसमें घोटालों के नाम भी गिनवा दीजिएगा। एक आदर्श घोटाला, ठीक है ना, एक हमारा कॉमनवेल्थ घोटाला, ठीक, इत्यादि उजागर करने को आप 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ठीक है ना, कई घोटाले हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब करने नहीं है, मतलब आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है, ठीक है ना। ट्रोलिंग वाला अंदाज ना ले जाइए कि दिशा को क्या कर दें, भ्रमित कर दें, दिग्भ्रमित कर दें, ठीक। चलिए आगे आते हैं। अगला दिया हुआ है सूचना नैतिकता। देखिए अब आरटीआई जो है, अब आरटीआई को पूछने का अलग तरीका, क्या, सूचना नैतिकता से जोड़ दिया, ठीक है ना, क्लियर। इंफॉर्मेशन इथिक्स, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन इथिक्स कहीं ना कहीं हम मीडिया इथिक्स से जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं। कई मुद्दों में नहीं जोड़ सकते हैं और कई मुद्दों में जोड़ सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मीडिया इथिक्स अलग है, इंफॉर्मेशन इथिक्स अलग है। अगर इंफॉर्मेशन इथिक्स, ये सूचना इथिक्स किसके संदर्भ में है, सूचना इथिक्स है किसके संदर्भ में, निर्बाध और पारदर्शी वितरण, सूचना वितरण के संदर्भ में, ठीक है ना, क्लियर। और मीडिया इथिक्स जो होता है, मीडिया इथिक्स का मतलब ये हो गया कि जो न्यूज है, समाचार है, उसकी नैतिकता, ठीक है ना, कि मतलब कोई भी आपने फेक न्यूज नहीं वो किया है, कोई आपने पेड न्यूज नहीं किया है, ये आपकी मीडिया इथिक्स है, ठीक है ना। जन प्रेरित तो नहीं, अधिकारी प्रेरित तो नहीं, या शासन प्रेरित तो नहीं, ठीक है ना। ये मीडिया क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है ना। भारत का चतुर्थ स्तंभ माना जाता है, ठीक है ना, संविधान का चतुर्थ स्तंभ है। तो आखिर ये क्यों, किस लिए, क्योंकि स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, पारदर्शी है, ठीक है ना। ये जो तंत्र है, इसका सिस्टम जो है वो क्या है, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप मांग रहे हो, तो ये क्या है, ये सूचना इथिक्स है, ठीक है ना। आगे आइए, अब इसमें जान लेते हैं क्या है। सूचना नैतिकता को नैतिकता की एक शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि सूचना के सृजन, प्रसारण और उपयोग के स्तर पर नैतिक मानकों के पालन को संदर्भित करता है। यह सूचना के सृजन से उपयोग तक सभी स्तर पर नैतिक मानकों के पालन के साथ सूचना के निर्बाध और पारदर्शी वितरण को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। जैसे अभी आपने देखा था क्या, कि अधिकारी आपको भ्रामक सूचना नहीं दे सकता, इसी वजह से ये क्या कहा है, पारदर्शी वितरण, ठीक है ना, क्लियर। जैसे आप कोई आयोग से, लोक सेवा आयोग से कुछ जानना चाहते हो, कुछ ऐसा जानना चाहते हो, अब लोक सेवा आयोग आपको क्या कर रही है, भटका रही है, भ्रामक कोई सूचना दे रही है, तो इसका मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं वो पारदर्शी तंत्र का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए ऐसे कई मुद्दे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यह सूचना नैतिकता की एक संसाधन, उत्पाद या लक्ष्य के रूप में जांच करता है, ठीक। शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सहभागी लोकतंत्र के विकास के लिए अनिवार्य शर्त है। समय बढ़ने के साथ साथ जानने के अधिकार का महत्व भी बढ़ा। जानने का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन या राइट टू नो, ठीक है ना, क्लियर।
जिसके लिए वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, ठीक, जिसका उद्देश्य प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व यानी लायबिलिटी, ठीक, के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने के लिए, ठीक, एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग गठन करने तथा उनसे संबंधित और उनके अनुषंगी विषयों का उपबंध करना था। तो इसमें क्या कहीं मीडिया आया है? नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मीडिया इथिक्स अलग है, ठीक है ना, और इंफॉर्मेशन इथिक्स अलग है। इंफॉर्मेशन इथिक्स क्या है कि राइट टू नो, ठीक है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, उसको संदर्भित करता है। शासन की पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही जो भी है वो तय करता है और शासन और नागरिकों के बीच, ठीक, एक व्यवहारिक संबंध बनाता है जिससे कि कोई भी नागरिक स्वतंत्र रूप से, पारदर्शी रूप से कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए क्या हो सके, सक्षम हो सके। और इसके लिए सरकार ने क्या बनाया है? सूचना आयोग बनाया है, ठीक है ना। और राज्य सूचना आयोग भी, केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर पर सूचना आयोग का निर्माण किया है, ठीक है ना। तो इन प्रणाली को कह रहा है। आगे आते हैं। लोकतंत्र का मूल विचार जनता द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन है, ठीक है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या? जनता द्वारा जनता के लिए, ठीक है ना। भाई जाहिर सी बात है कि राइट टू इंफॉर्मेशन में भी आप यही लिखोगे कि जनता द्वारा जनता के लिए आप चुन करके आए हो, तो आपको तो पूरा अधिकार है बताने का, है कि नहीं है। आपने जो सरकार चुनी है, आपको उससे जानने का पूर्ण अधिकार है। यही लोकतांत्रिक अवधारणा है, ठीक है ना, क्लियर। तो वही कहा है कि लोकतंत्र का मूल विचार जनता द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों के शासकीय सूचना संबंधी अनुरोधों पर सूचना उपलब्ध कराता है तथा शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का कार्य करता है। यह सहभागी लोकतंत्र के विचार को मजबूत करने के साथ साथ, अब देखिए यहां एक वर्ड है क्या, ये भी आप डाल सकते हो। देखिए कोई भी आंसर, देखिए आंसर से जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें निकालिए और उनको इलेबोरेट करिए, ऑटोमेटिकली आप उत्तर लेखन जान जाओगे। अब देखिए यहां कहा है यह सहभागी लोकतंत्र के विचार को मजबूत करता है। सहभागी मतलब क्या? जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा, ठीक है ना, यह सहभागिता है। अधिकारी आपके लिए कार्य कर रहे हैं तो आपको भी अधिकार है, ठीक, जानने का कि क्या कार्य कर रहे हो। हम आपको टैक्स दे रहे हैं तो हमें भी जानने का अधिकार कि कहां, कैसे, कब, क्यों, ठीक, क्लियर। ये जो रिलेशन है इसी को कहते हैं सहभागिता। और इससे अगर कोई भी बच रहा है तो इसका मतलब वो पारदर्शी शासन नहीं है, ठीक है ना। तो वही यहां कहा है कि यह सहभागी लोकतंत्र के विचार को क्या करता है? मजबूत करता है। आरटीआई, ठीक है ना, ये भी एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ जन केंद्रित शासन को बढ़ावा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, पीपुल सेंट्रिक, ठीक है ना, जन केंद्रित, ठीक है ना, शासन को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। यह समाज के गरीब, कमजोर, ठीक है ना, वर्गों तक सरकारी नीतियों की जानकारी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण साधन है। जाहिर सी बात है, आज जो है सूचना विभाग क्या कार्य करता है? सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं आती हैं उनके पैम्पलेट्स क्या करता है? बांटता है। जगह जगह पे पोस्टर्स, बैनर्स तमाम लगाए जाते हैं। ये किसके तहत किए जाते हैं? सूचना विभाग द्वारा किए जाते हैं, ठीक। आपको सरकार की किसी की योजनाओं के बारे में पता करना है तो आप चले जाएं सूचना विभाग, ठीक है ना। सूचना विभाग में आपको सारी जानकारी क्या हो जाएगी? लिखित मिल जाएगी। वो सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य हैं वो पूरे आपको लिखित रूप में मिल जाएंगे,
ठीक है ना, क्लियर, जिसको कहा जाता है जनसंपर्क अधिकारी, ठीक है ना, क्लियर। तो वो अधिकारी बैठा, इंफॉर्मेशन वाला बैठा रहता है। ये क्या है, ये जन केंद्रित व्यवस्था है। ये कैसी व्यवस्था है, जन केंद्रित व्यवस्था है, ठीक। आगे आइए, आगे वो क्या कर रहा है कि सरकारी नीतियों को सबके समक्ष क्या कर रहा है, ले आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। सुशासन के 4 तत्वों, पहला क्या, पारदर्शिता। भाई एक अच्छे गवर्नेंस में क्या होना चाहिए, एक पारदर्शिता होनी चाहिए, पार्शियलिटी कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, सहभागिता, कोऑपरेशन, ठीक है ना, और समावेशिता यानी इंक्लूसिवनेस, ठीक है ना, ये होना चाहिए, ठीक है ना, कि पूर्ण प्राप्ति के लिए आरटीआई एक महत्वपूर्ण उपक्रम साबित होगा। मतलब ये 4 चीज तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। सूचना के अधिकार के माध्यम से नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड्स की जानकारी का अवसर प्राप्त हुआ, ठीक। वर्तमान भारतीय प्रशासनिक परिदृश्य में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता विद्यमान है, जिससे सरकारी तंत्र को कमजोर किया है, वे जन केंद्रित शासन की मूल भावना को शिथिल किया है। ऐसे में आरटीआई व्यापार, जवाबदेही, पारदर्शिता उपलब्ध कराता है, ठीक है ना, और शासन को पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाने का कार्य करता है। सूचना नैतिकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देख लीजिए सूचना नैतिकता एक्चुअल में है क्या, ठीक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपका मीडिया भी आता है, लेकिन यहां आपको क्या है, यहां जानने का अधिकार, राइट टू नो के बारे में कह रहा है, ठीक। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच, ठीक है ना, यूनिवर्सल रीच, ठीक, तथा नागरिकों की निजता के अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित, मतलब किसी की निजता का भी हनन ना हो, ठीक है ना, राइट टू प्राइवेसी को लेते हुए, ठीक है ना, क्लियर, के सिद्धांतों पर आधारित है, जो कि व्यक्ति के मौलिक मानवाधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, को बढ़ावा देने के साथ साथ शासन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाने हेतु क्या है, समर्पित है। सूचना का अधिकार नागरिकों में सूचना के संदर्भ में जागरूकता फैलाने यानी अवेयरनेस लाने के लिए एक प्रभावी इफेक्टिव उपकरण है, जो कि शासन में नैतिकता लाने के लिए महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में सूचना नैतिकता किससे संबंधित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मीडिया इथिक्स से नहीं, ठीक है ना, किससे, इंफॉर्मेशन इथिक्स से, जिसमें राइट टू नो है, लेकिन इस राइट टू नो के साथ राइट टू प्राइवेसी भी क्या है, एड ऑन है, यह ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जानने के अधिकार के साथ साथ हमको प्राइवेसी, निजता का भी अधिकार का पालन करना है, ठीक है ना, क्लियर। वो भी नहीं है कि जो नहीं जानना है वो भी हम जान रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, तो सबकी एक सीमा है, एक लिमिटेशंस है, ठीक है ना। ये स्वतंत्र भाव है, लेकिन विथ सम लिमिटेशंस, ठीक है ना, कुछ लिमिटेशंस यानी सीमाओं के साथ, ठीक है ना, क्लियर। अब 5 मिनट बाद आप लोग से फिर मुलाकात होती है, ठीक। इसे वो कर दीजिए।